Hello everyone. This is the first class on fundamental rights. ये फंडामेंटल राइट्स पर हमारी पहली क्लास है एंड वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ राइट. राइट्स आर द सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स ऑफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप्स. मतलब ये वो दावे हैं जिन्हें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप करता है और जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है. तो मतलब ऐसे दावे जिन्हें समाज मानता हो और ये दावे जो है कोई इंडिविजुअल या ग्रुप करते हैं तो उन्हें हम राइट्स कहते हैं. राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द टाइटल फंडामेंटल राइट्स एंड इट कवर आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 एंड वी आर प्रोवाइडेड विद 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हम जो हैं अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट्स हमारे संविधान में पार्ट 3 में दिया गया है जो कि आर्टिकल 12 से 35 कवर करता है. इसमें हमें लगभग 6 तरीके के 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. अगर हम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की बात करें देन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि ये वो सोर्स जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को जो है इंस्पिरेशन मिली तो वह है बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इंस्पिरेशन ली, मोटिवेशन लिया और वहाँ को ध्यान में रखते हुए उन बिल ऑफ राइट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. बिल ऑफ राइट्स इंक्लूड सिटीजन्स चार्टर्स जहाँ पर कुछ राइट्स की लिस्ट है जो अमेरिकन सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई है. फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं भारत का. मैग्ना कार्टा वो पहला रिटन डॉक्यूमेंट है. इट इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑन सिटीजन्स चार्टर यानी सिटीजन्स के जो चार्टर हैं जो राइट्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है. और इसे किंग जॉन ने जो कि इंग्लैंड के किंग थे उन्होंने अप्रॉक्स 1215 के आसपास जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था. नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के. हम इनके फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेज में बट फॉर द टाइम अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि उद्देश्य क्या था फंडामेंटल राइट्स के. और जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स समझ में आते हैं वो ये हैं कि फर्स्ट इज इट ट्राइज टू प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. दिस इज द पॉजिटिव कंसेप्ट. जो पहला है वो मैंने नीचे लिखा है क्योंकि ये थोड़ा पॉजिटिव है, हम इसे समझेंगे बाद में, लेकिन पहला यही है कि इट ट्राइज टू प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. व्हाट आर द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं तो इनको प्रमोट करने के लिए किया जाता है. सेकंड जो है जो ऑब्जेक्टिव है इसका इट इज़ टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन. यानी कि जो सरकार है वो नियम कानूनों के हिसाब से काम करे. वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वहाँ पर जो काम जिस तरीके से हो रहा है वो नियम से हो, ना कि लोगों की मर्जी से, ना कि जो पावर में है जो सत्ता में है उनकी मर्जी से. सो दिस इज अ लाइन दैट इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन. तो जो सरकार है वो रूल्स और रेगुलेशंस के एम्बिट में ही अपना सारा काम करे, इस बात का हम ख्याल रखते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इट ट्राइज टू लिमिट द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए होती है, लोगों के भले के लिए होती है, लोगों की सरकार होती है. तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, ये लोगों को बचाता है. कैसे? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि हाँ ये आपकी हद है, ये आपकी लिमिट है, आप इस हद तक जो है लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनकी लाइफ में जो है इंटरफेयर कर सकते हैं. बट एक्सेसिव जो इंटरफेरेंस है, जो घुसपैठ होती है ज़रूरत से ज़्यादा, उसको रोकने के लिए कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं. क्योंकि जिन लोगों को हमने सत्ता में चुना है, जिन लोगों को हम वोट देकर सत्ता में रखते हैं, हम नहीं चाहते कि वो जो है अपनी मन मर्जी के हिसाब से नियम कानून बनाए. जो नियम कानून बनाए जाने चाहिए वो लोगों के भले के लिए होने चाहिए. यही तो डेमोक्रेसी का मतलब है. तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इन अ डेमोक्रेसी द लॉज शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स एंड नॉट
with the will of people to with the will of few in the power to exploit the common people. तो ये जो है सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि ये लिमिटेशन प्रोवाइड करता है, इट लिमिट द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव। तो ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है जो हमें समझ में आता है। नाउ लेट अस ट्राई टू जस्टिफाई द टाइटल फंडामेंटल राइट्स विद द टू लॉजिक्स। द फर्स्ट वन इज दैट कि फंडामेंटल जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है बेसिक्स को, बेसिक बिल्कुल आधार। तो आप ये देखें कि जो राइट्स यहाँ पर मेंशन हैं, जो राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर वेरी बेसिक इन नेचर, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए इस टाइटल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट कहा है। जो सेकंड इसके पीछे रीज़न है वो ये है, जो लॉजिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का फंडामेंटल लॉ होता है और बाकी सारे जो लॉज होते हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर बेस्ड या उनकी गाइडेंस में बनाए जाते हैं। तो ये बात हमें जाननी ज़रूरी होती है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री, एंड सिंस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री, सो द राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरीके से आप इसे जस्टिफाई करते हैं। नाउ वी विल लुक इनटू द डिफरेंट आर्टिकल्स वन बाय वन, एंड देन in the subsequent classes we will study each and every article in depth with detailed analysis and their limitations. तो हम अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इन सभी आर्टिकल्स का। जैसे कि आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 इसके बाद जो आता है वो ये कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू को इंक्लूड करता है, जहाँ पर जो जजेज होते हैं, जो कोर्ट होता है, वो कोर्ट्स होते हैं वो देखते हैं कि क्या कोई लॉ जो फ्रेम किया गया है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। हमें इस पार्ट 3 में 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 कवर्स राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 and 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 29 to 30 दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट आफ्टर 1978 44th अमेंडमेंट हुआ संविधान का जो है 44th अमेंडमेंट में इसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। Now it is under Article 300A of Part 12 and it is a legal right. अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट ना होकर। एंड देन वी गेट आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और इसके बाद के जो 3 आर्टिकल्स हैं हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक साथ। तो आर्टिकल 32 इज द मोस्ट फंडामेंटल राइट। कैसे हम इसे समझेंगे? ये दिल और जान है संविधान का। कैसे है, क्या है, ये हम एक एक करके समझेंगे, बट पहले हम एक बार जरा समझ लें कि जब इन राइट्स को फ्रेम किया गया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के दिमाग में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या थॉट्स हैं जो आई होंगी, और इसी बेस पर उन्होंने इसे प्रायोरिटाइज किया है। जैसे राइट टू इक्वालिटी ऊपर रखी है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो देयर मे बी सम लॉजिक इंक्लूडेड जो मुझे लगा, और ये मेरे पर्सनल व्यूज है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला ये कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे मन में ये ख्याल था कि हमें लोगों को फ्रीडम देनी है, क्योंकि हम आज़ादी के लिए तो लड़ रहे थे। हर व्यक्ति आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जिससे कि वो अपने भले के लिए, अपने लिए खुलकर काम कर सके। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर अ वैरायटी ऑफ इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। समाज में विभिन्न तरीके की असमानताएँ जो हैं वो फैली हुई थी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी लगा उन्हें वो था राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार देना। क्योंकि अगर आज़ादी का अधिकार, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है दोस्तों, अगर आज़ादी दे दी जाए तो जो पहले से ऊपर हैं, क्योंकि समाज में इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में एक हायरार्की होती है। कुछ लोग समाज के ऊपर के वर्ग में होते हैं, कुछ लोग नीचे के वर्ग में होते हैं। तो जो ऊपर के वर्ग में होंगे वो उस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और जो उस समाज के वर्ग में नीचे हैं उनको लूटेंगे।
तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी था पहले समानता का अधिकार। तो पहले समानता बनाने की कोशिश की गई, फिर आज़ादी का अधिकार। हाउएवर ऑल दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड साइमल्टेनियसली, बट इनकी जो प्रायोरिटी, जो लोकेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के थॉट प्रोसेस को सिग्निफाई करता है। सेकेंड इज द आर्टिकल 90 to 22, दिस इज द राइट टू फ्रीडम। अब समानता आ गई तो अब आज़ादी की बात करते हैं कि हाँ, लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए सोचने की, समझने की, अपना प्रोफेशन चुनने की, ग्रुप्स बनाने की, प्रोटेस्ट करने की। तो ये सभी तरीके की जो फ्रीडम्स है वहाँ पर इंक्लूड की गई। आर्टिकल 23 to 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये धोखाधड़ी से बचाने के लिए है कि हमने सरकार बनाई, अब सरकार लोगों को चीट ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, तो एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 to 28, जब हमने सभी 3 पहलुओं पे, इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात की, तब आया धर्म का मामला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये जो एक संभावना है कि इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स होंगे, जिन्होंने संविधान बनाया होगा, उनके विचारों में इस तरीके की बात, इस तरीके की धारणा आई होगी एक सीक्वेंस के साथ। और ये प्रायोरिटी इंडिकेट करते हैं कि आपने राइट टू इक्वालिटी को पहले रखा है आर्टिकल्स में, उसके बाद फ्रीडम को, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। पर सबसे लास्ट में जो रखा आर्टिकल 32, दिस इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? ये सभी आर्टिकल्स बेजान है इसके बिना। मान लीजिए सभी आर्टिकल्स संविधान में डाल दिए गए और उसके बाद सरकार आती है और सरकार संविधान का संशोधन करती है, या फिर पहले इस पे चर्चा करते हैं कि मान लीजिए सरकार संविधान का संशोधन करती है और इन आर्टिकल्स को खत्म कर देती है, तो क्या? तब तो अधिकारों की बात ही नहीं रह गई। और जहाँ अधिकार नहीं वहाँ डेमोक्रेसी कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार होना जरूरी है, जिससे कि जो स्टेट है वो उनकी निजी जिंदगियों में घुसपैठ ना करे, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है एक बैरियर की तरह काम ना करे और लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे। तो इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये जो सारे राइट्स हैं ये इन्फोर्सेबल हों, इनको लागू किया जा सके।